हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का AIIT टैली इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आप सभी के सामने टैली क्रैश कोर्स का 5th क्लास लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि इससे पहले की 4 क्लासेस की वीडियोस को आप देख चुके होंगे और ज़रूर समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आपने इस क्लास से पहले की सारी क्लासेस की वीडियोस को आपने देखा होगा और समझा होगा। इससे पहले 4 क्लासेस की वीडियोस को मैं अपलोड कर चुका हूँ। उन सभी वीडियोस को ज़रूरी है देखना अगर आप नेक्स्ट क्लास को समझना चाहते हैं तो। और हर एक क्लासेस में हमने प्रैक्टिकल को किया, उन प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो आज मैं आप सभी को 5th क्लास के अंदर स्क्रीन पे लिखी हुई ये सारे टॉपिक सिखाऊंगा। एडिशनल कॉस्ट जो लास्ट क्लास में हम नहीं कर पाए थे, बिल ऑफ मटेरियल्स दिस इज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कंसाइनमेंट चलान होता है अगर हम किसी को गुड्स देना चाहते हैं बेचने के लिए या किसी और से अपना गुड्स सेल करने के लिए कमीशन बेसिस पे देते हैं। तो फिजिकल स्टॉक की वेरिफिकेशन के लिए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ब्याज की कैलकुलेशन के लिए। तो इन सभी टॉपिक को डीपली हम सीखेंगे डिफरेंट तरीक़ों से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैली पे आते हैं। इन फीचर्स को यूज़ करने से पहले आप इन सभी को एक्टिवेट करेंगे। एडिशनल कॉस्ट को भी एक्टिवेट करना होता है, बॉम की कॉन्फ़िगरेशन होती है, कंसाइनमेंट की एक्टिवेशन होती है, फिजिकल स्टॉक की कोई एक्टिवेशन नहीं होती है, इन्वेंट्री बस यूज़ करना होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एक्टिवेशन होती है। ठीक है, चलते हैं टैली में। तो टैली में पहले से हमने एक कंपनी क्रिएट कर रखा है। ये एक न्यू कंपनी, इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन फ़िलहाल नहीं है। जिस टाइप के फ़ीचर्स को आप यूज़ करना चाहते हैं उन फीचर्स को पहले आप एक्टिवेट करेंगे। जैसा आप सभी को पता होगा कि किसी भी फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए हमें F11 प्रेस करना होता है और उस F11 के डिफरेंट फीचर्स हैं, पार्ट्स हैं। F11 प्रेस किया और यहाँ से हमने F2 प्रेस किया क्योंकि हमने ज़्यादातर इन्वेंट्री के फीचर्स को यूज़ करना है। यहाँ से हम गोडाउन को यूज़ करेंगे क्योंकि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हम चाहते हैं कि डिफरेंट जगह पे हम स्टॉक को स्टोर करके रखें। ठीक है, बैच वाइज फ़िलहाल यूज़ नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। इन सारे फीचर्स को हमने लास्ट 4 क्लासेस में सीख लिया है। उसके अलावा एडिशनल कॉस्ट के लिए ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज़ को यस करना होता है। ठीक, और कंसाइनमेंट के लिए यूज़ ट्रैकिंग नंबर्स को यस करना होता है। उसके नीचे एक ऑप्शन है यूज़ रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड को यस करना होता है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं फीचर्स को। एडिशनल कॉस्ट की एक्टिवेशन हो चुकी है, बॉम की कोई पर्टिकुलर एक्टिवेशन नहीं होती है। गोडाउन हमने एक्टिवेट कर लिया है, बॉम की कॉन्फ़िगरेशन होती है। कंसाइनमेंट के लिए हमने ट्रैकिंग नंबर को यस कर लिया, फिजिकल स्टॉक की कोई पर्टिकुलर एक्टिवेशन नहीं होती। इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एक्टिवेशन होती है जिसके लिए हमें F1 प्रेस करना है, F11 के बाद F1 प्रेस करना है और यहाँ से एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है। दोनों ही ऑप्शन को यस कर रहा हूँ मैं। एडवांस पैरामीटर सिखाऊंगा इसलिए एडवांस पैरामीटर को भी यस कर लेंगे और फिर हम इसे सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इन सभी फीचर्स को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्टिवेट कर लिया है। ठीक है, तो अब चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। एडिशनल कॉस्ट है, बॉम है, कंसाइनमेंट है, फिजिकल स्टॉक, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। सबसे पहले यूज़ करते हैं एडिशनल कॉस्ट का। ठीक है, तो जस्ट फॉर एग्जांपल हमें CPU असेंबल करना है और CPU असेंबल करके फिर हम मार्केट में सप्लाई करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, चलिए में चलते हैं। इन्वेंटरी इन्फो पे जाकर के CPU में यूज़ होने वाले जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उन सभी रॉ मटेरियल्स को हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, स्टॉक आइटम्स देन क्रिएट। यहाँ पे लिखा हमने रैम, मान लीजिए हम 4 GB का रैम यूज़ करेंगे। ब्रांड नेम वगैरह रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। पीसीस देन सेव। ठीक है, फिर हमने लिया हार्ड डिस्क, 500 GB का हम यूज़ करना चाहते हैं। कैबिनेट इंडेक्स का यूज़ करना चाहते हैं। मदरबोर्ड, फैन यूज़ करेंगे। ठीक है, SMPS पावर सप्लाई होता है। बस ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं जिनको यूज़ करके कि हम असेंबलिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें बॉम सेट करना है। इन सभी प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके CPU का असेंबल किया जाएगा। CPU भी हमारा एक आइटम ही है, वो भी हम यहीं पर क्रिएट करेंगे। CPU आप लिख सकते हैं, ड्यूल कोर है, क्वाड ड्यूल है, चाहे i3 है। तो हमने लिखा कि हम i3 CPU बनाना चाहते हैं, i3 CPU।
यूनिट्स में लेना है पीसेस। यहाँ पे हमें सेट करना है कि CPU को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल और कितना कितना लगेगा, जिसके लिए हमें F12 प्रेस करके यहाँ पे एक ऑप्शन है सबसे लास्ट में, इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल बिल्स ऑफ मटेरियल को यस कर लेना है। ठीक है, यस करने के बाद आप देखेंगे ये रहा बॉम का ऑप्शन। CPU यूनिट्स लिया, फिर हमसे पूछा जा रहा है बॉम बताइए कि मतलब CPU को बनाने के लिए किन किन रॉ मटेरियल्स का यूज़ किया जाएगा और कितना कितना यूज़ होगा। तो हमने इसे यस किया। यस करने के बाद फिर हमसे पूछा जाएगा नेम ऑफ बॉम, फिर से हम लिखेंगे CPU। ठीक है, फिर यहाँ पे दिखाना है कि एक पीस CPU को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल और कितना कितना लगेगा। ठीक है, क्या क्या मटेरियल और कितना कितना लगेगा। तो यहाँ पे हमने कहा एक पीस CPU को बनाने के लिए अगर आप 100 पीस बनाना चाहते हैं, 200, 500, 1000 पीस, तो यहाँ पे आप 100, 200, 500, 1000 क्वान्टिटी नहीं डालेंगे, आपको यहाँ पे हमेशा एक ही पीस डालना है। अभी हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होने वाले मटेरियल्स की डिटेल को डाल रहे हैं। ठीक है, एक पीस में कितना यूज़ होगा वो दिखाएंगे। 500 पीस के लिए ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग का टाइम मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो एक पीस CPU के लिए फ़ैन यूज़ होगा, मेन लोकेशन लेते हैं एक पीस से, हार्ड डिस्क यूज़ होगा मेन लोकेशन से एक पीस, कैबिनेट यूज़ होगा मेन लोकेशन से एक पीस, मदरबोर्ड भी एक पीस, रैम भी एक पीस और SMPS भी एक पीस। ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं। इन सभी रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, CPU असेंबल करेंगे। एंड ऑफ लिस्ट देन सेव। ठीक है, ये हमने इन्फॉर्मेशन सेट कर दी। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सेट करें, बिना बॉम को यूज़ किए हुए, बिना बॉम सेट किए हुए भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊँगा। ठीक है, तो हमने इसको यस कर लिया। उसके बाद हमें रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, फिर उसके बाद असेंबलिंग करके फिर हमें मार्केट में सप्लाई करना है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए परचेज़ वाउचर में जाकर के हम एंट्री करेंगे। चलते हैं, पहले परचेज़ की एंट्री कर लेते हैं। हमने परचेज़ किया 1 अप्रैल को। पहले बिजनेस में कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दूँ। कैपिटल अकाउंट, अंडर कैपिटल 12 लाख रुपये कैपिटल हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। कैनरा बैंक के अंदर अंडर बैंक अकाउंट और हमने सेव कर दिया। 2 अप्रैल को हमने परचेज़ किया F9 परचेज, दिस इज़ बिल नंबर। ठीक है, कोई भी अविनाश कंप्यूटर है, इससे हमने परचेज़ किया है। सैंड्री क्रेडिटर्स हमने परचेज़ किया है रॉ मटेरियल्स। ठीक है, ध्यान रहे कुछ यहाँ पे फीचर्स मैं यूज़ करना चाहता हूँ कि मैंने परचेज़ किया अविनाश कंप्यूटर से ऑन क्रेडिट, उधार में परचेज़ किया, जिस पे कि हमें उसको ब्याज देना है। ठीक है, तो अगर आप किसी पार्टी को ब्याज देना चाहते हैं, किसी पार्टी के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो F11 F1 से पहले ही हमने इंटरेस्ट को एक्टिवेट कर लिया था। और फिर पार्टी के लेजर को क्रिएट करते वक्त, इस पार्टी के लेजर को क्रिएट करते वक्त यहाँ पे इंटरेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना ज़रूरी है। फिर पूछेगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन्स, क्या आप इस पार्टी की इंटरेस्ट को अलग अलग ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग निकालना चाहते हैं? बिल्कुल, तो इसे यस करेंगे। ओवरराइड पैरामीटर फॉर इस ट्रांजेक्शंस, नीचे जो हमसे इंटरेस्ट रेट पूछेगा, क्या ये ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग ओवरराइड मतलब चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल चेंज हो सकता है, तो यस करना है। एडवांस पैरामीटर मतलब मल्टीपल रेट हम डालेंगे, क्या वो मल्टीपल रेट भी चेंज हो जाएगा? हमने कहा बिल्कुल चेंज हो सकता है। इन दोनों ऑप्शंस को फिलहाल नो करना है, ये भी चीज़ें आप सीखेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट मेंशन कर सकते हैं, अगर आप रेट मेंशन नहीं करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परचेज वाउचर में दोबारा से बिल वाइज डिटेल के बाद पूछेगा इंटरेस्ट आपसे, तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको ब्लैंक रखा और हमने सेव कर दिया। इस परचेज़ में मैं एडिशनल एक्सपेंसेस भी यूज़ करूँगा। परचेज़ किया हमने अविनाश कंप्यूटर से, ठीक है, एंटर देन सेव। परचेज़ का लेजर अंडर परचेज अकाउंट, परचेज़ के लेजर के ऊपर इन्वेंट्री का ऑप्शन यस करना है और इंटरेस्ट का ऑप्शन नो रखना है। पार्टी के लेजर पे इंटरेस्ट को यस करना है, परचेज़ के लेजर पे इंटरेस्ट को यस नहीं करना है, ध्यान रहे इस बात का। सेव कर देना है। नेम ऑफ आइटम आपने क्या परचेज़ किया, जाहिर सी बात है CPU नहीं खरीदना है हमें, CPU में यूज़ होने वाले रॉ मटेरियल्स को परचेज़ करना है। फैन परचेज़ किया बिना किसी चालान का, बिना किसी कंसाइनमेंट का, हम बिल पे परचेज़ कर रहे हैं। गोडाउन हमने रखा मेन लोकेशन, ठीक है। 100 पीसेस परचेज़ किया है, 200 रुपीज़ पर पीसेस के अकॉर्डिंग। हार्ड डिस्क परचेज़ किया, ये भी 100 पीसेस परचेज़ किया, 1500 रुपये पर पीस के अकॉर्डिंग। इंटेक्स कैबिनेट है, 100 पीस 700 रुपीज़ पर पीस के अकॉर्डिंग। मदरबोर्ड परचेज़ किया है,
100 पीस, 2500 रुपीज़ पर पीस। रैम परचेज़ किया 100 पीस, 450 पर पीसेस। SMPS परचेज़ किया 100 पीस एट द रेट ऑफ 250 पर पीसेस। ये सारा हमने रॉ मटेरियल परचेज़ कर लिया है। हमने परचेज़ किया तो अविनाश कंप्यूटर ने हमसे किराया भी चार्ज किया, कि हमने जब मंगवाया तो हमने अविनाश कंप्यूटर को बोला कि किराया दे दीजिएगा, हम आपको पे कर देंगे, तो उन्होंने बिल पे किराया भी लगा दिया, ठीक है। और उस किराए को हम चाहते हैं कि आइटम की कॉस्ट में ऐड कर दें, क्योंकि वो किराया जो है वो हमें पे करना पड़ रहा है, जिससे हमारे आइटम की कॉस्ट बढ़नी चाहिए ताकि हम उसको प्रॉफिट में ऐड करके वापस ले सकें, ठीक है। तो आइटम को एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद हमने देखा कि बिल के अंदर 10,000 रुपये किराया लगा हुआ है। अब ये 10,000 रुपये किराया जो इन सभी आइटम्स के रेट में हमें ऐड करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ही Alt+C करके किराए को शो करना है, जैसे कि कैरीज इनवर्ड हो गई, ठीक है। कैरीज इनवर्ड एक तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इस एक्सपेंस को आइटम की कॉस्ट में ऐड करना है। अगर मैं यहाँ पे कैरीज इनवर्ड को डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देता हूँ, ठीक है, फिर मैं सेव कर देता हूँ। अगर मैं सेव कर दूँ इस तरीके से 10,000 रुपये लिख करके, तो आप देखेंगे किसी भी आइटम की कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बिल वाइज में आपको न्यू रेफरेंस लेना है। फिर से मैं एंट्री को मॉडिफाई करके दोबारा से दिखाऊंगा। बस एंट्री को मैं नॉर्मली सेव कर देना चाहता हूँ बिना किसी इंटरेस्ट के, ठीक है। दोबारा से मॉडिफाई करूँगा तब इंटरेस्ट दिखाऊंगा। अभी मैंने सेव कर दिया, बस इसलिए मैं सेव कर रहा हूँ, इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि मैं आइटम के रेट को दिखा सकूँ। रेट 200, 1500, 700 इस तरीके से मेंशन है, ठीक है। देखते हैं एक बार स्टॉक समरी में चल करके। स्टॉक हमारे पास तो आ चुका है, लेकिन रेट में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुई है। हालांकि हमने 10,000 रुपये खर्चा किया है। वो 10,000 रुपये जो आपने कैरीज इनवर्ड शो किया था एक्सपेंसेस, इट विल डिस्प्ले इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहाँ पे शो करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेगा, क्योंकि हमने उसका स्पेशली लेजर बना दिया था। इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में Alt+F1 कीजिए, यहाँ पे डिस्प्ले करेगा कि आपने 10,000 रुपये खर्चा किया। लेकिन मैं ये 10,000 रुपये आइटम की कॉस्ट में ऐड करना चाहता हूँ, जिसके लिए हमें यूज़ करना है एडिशनल कॉस्ट, जो कि हम पहले ही F11 F2 से एक्टिवेट कर चुके हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन F11 F2 से हमने पहले ही एडिशनल कॉस्ट के लिए एक्टिवेट कर लिया था, ठीक है। ये ऑप्शन हमने एक्टिवेट किया था। अब उसी एंट्री को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। डिस्प्ले में चलेंगे, डे बुक में, और वो एंट्रीज हम ओपन करेंगे। इसमें दोबारा से मॉडिफाई करना चाहते हैं हम। अब करना यह है कि कैरीज इनवर्ड के लेजर को हम चाहते हैं, कैरीज इनवर्ड के एक्सपेंसेस को हम चाहते हैं कि आइटम की कॉस्ट में ऐड किया जाए। तो करना यह है, इस लेजर को कंट्रोल एंटर करके दोबारा से ओपन करना है, और कैरीज इनवर्ड के लेजर को डायरेक्ट एक्सपेंस में ना डाल करके परचेज अकाउंट में डाल देना है। जैसे हमारी परचेज की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक आइटम की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो ये 10,000 रुपये हैं, आप किस बिहाफ पे ऐड करना चाहते हैं। देखिए, एक तरफ आइटम की क्वांटिटी सबकी सेम है, 100 पीस है। दूसरी तरफ आइटम की वैल्यू जो है, रेट जो है, सब में फ़र्क है, ठीक है। तो 10,000 रुपये हमें हर एक आइटम की कॉस्ट में ऐड करना है। 10,000 रुपये को हम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ऐड करें, क्योंकि क्वांटिटी सबकी 100 पीस है, तो सब में इसका मतलब बराबर जुड़ना चाहिए। अगर हम क्वांटिटी पे नज़र डालते हैं तो, ठीक है, क्वांटिटी के रेशियो में डिवाइड करना चाहेंगे तो। लेकिन अगर आप इन सभी आइटम्स की वैल्यू को देखेंगे, अमाउंट को देखेंगे, तो सबके अमाउंट में डिफरेंसेस हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिसकी वैल्यू कम है उसमें कम अमाउंट ऐड हो, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसमें ज़्यादा अमाउंट ऐड हो, ठीक है। 10,000 रुपये इसकी अमाउंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो आपके पास ऑप्शन है कि इस 10,000 रुपये को, हालांकि टोटल हमारा किराया 10,000 रुपये लगा है, इस 10,000 रुपये को आइटम की कॉस्ट में क्वांटिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या फिर वैल्यू के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इसके अलावा तीसरा मेथड भी है, दैट इज़ नोन एज मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वो भी आप कर सकते हैं। इस एंट्री के बाद वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ कि ये जो 10,000 रुपये आइटम की क्वांटिटी के रेशियो में ऐड हो। तो करना क्या है, बस इस लेजर को, जो आपने लेजर बनाया था, इस लेजर को यहाँ पे ओपन करने के बाद आपने अंडर में परचेज़ ले लिया। फिर परचेज़ को मॉडिफाई करना है, परचेज़ अकाउंट का जो ये ग्रुप है ना, उसको मॉडिफाई करना है, या नहीं तो आप यहाँ पे अलग से ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको मॉडिफाई कर लीजिए, चाहे यहाँ पे Alt+C करके नया ग्रुप क्रिएट कर लीजिए। अगर मॉडिफाई करते हैं तो कंट्रोल एंटर करना है, अगर मॉडिफाई नहीं करते, नया बनाना है, तो Alt+C प्रेस करना है। फिलहाल मैंने कंट्रोल एंटर करके मॉडिफाई किया, और यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे मेथड टू अलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइस। यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि क्वांटिटी के रेशियो में एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर वैल्यू के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं चाहता हूँ फिलहाल क्वांटिटी के रेशियो में। क्वांटिटी के रेशियो में हमने सेलेक्ट किया अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी, और हमने इसको सेव कर दिया। अब जब हम इसे सेव कर देंगे और इस एंट्री को सेव करेंगे 10,000 रुपये एक्सपेंसेस शो करके, तो अब आप देखेंगे, फिर से मैं इंटरेस्ट को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इंटरेस्ट फिर से मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद, और हम इसको सेव कर देंगे। अब आप देखेंगे इस एंट्री को फिर से
ओपन करने के बाद स्टॉक समरी में स्टॉक के रेट को, स्टॉक की वैल्यू को, तो हर एक आइटम की स्टॉक में इंक्रीमेंट हो चुकी है इक्वल, ठीक है। 1666 रुपये, 1666 रुपये सब में ऐड हुआ है। मैं फिर से इस एंट्री को ओपन करूँ, देखिए एंटर करके मैंने एंट्री को ओपन किया। यहाँ पे फ़ैन की कीमत जो है 20,000 रुपये, यहाँ पे 150 है, 70 है। अब सब में देखिए आप स्टॉक समरी में चलते हैं तो 20,000 वाला जो 21,666 रुपये है, ये 151 है, ये 71,666 है, सब में 1666 रुपये 67 पैसा ऐड हो गया। ज़रा चेक करते हैं, कंट्रोल एन करेंगे, सब में इक्वल हुआ है क्योंकि सबकी क्वांटिटी इक्वल है। 10,000 रुपये है हमारे पास, ठीक है। डिवाइड मैंने किया 6 से, क्योंकि कितने आइटम से, 3 + 3 6 आइटम है, तो 6 से मैंने डिवाइड किया, कितना आ गया 1666 रुपये 67 पैसे। इसलिए हर एक आइटम में 1666 रुपये 67 पैसा ऐड हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यही जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है आइटम के वैल्यू के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो, तो करना क्या है, उसी एंट्री में जा के आपको मॉडिफाई कर देना है, या दूसरे एंट्री को आप मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन से या फिर वैल्यू के रेशियो में डिवाइड करना चाहते हैं तो फिर से आपको मॉडिफाई करना होगा लेज़र को, या फिर एक नया लेज़र बनाना होगा उस ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो फिर हम क्या करेंगे, इस लेज़र को मॉडिफाई कर रहे हैं, परचेज के ग्रुप को दोबारा से मैं मॉडिफाई करूँगा, और यहाँ पे अब इस क्वांटिटी की रेशियो की जगह पे क्या ले लिया मैंने, अप्रोप्रिएट बाई वैल्यू, ठीक है। तो जब हम अप्रोप्रिएट बाई वैल्यू ले लेंगे और सेव कर देंगे, अब इस एंट्री को सिर्फ मैं दोबारा से मॉडिफाई कर रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने मेथड चेंज किया, इंटरेस्ट फिर से यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और हमने जब इसको सेव कर दिया, अब आप देखेंगे जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा ऐड हुआ होगा, जिसकी वैल्यू कम होगी उसमें कम ऐड हुआ होगा। स्टॉक समरी में चलते हैं, अब देखें सब में पहले 1666 रुपये 67 पैसा ऐड हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 20,000 रुपये वाले में 357 रुपये ऐड हुआ है, 150 था इसमें ज़्यादा ऐड हुआ है, ये 250 समथिंग था, जो भी था, जिसकी वैल्यू जितनी है उस रेशियो में ऐड कर दिया गया है। सो दिस इज़ नोन एज ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने क्या किया, इकट्ठा 10,000 रुपये को शो कर दिया, टैली ने सिर्फ खुद ब खुद या तो क्वांटिटी के रेशियो में या फिर इसकी वैल्यू के रेशियो में ऑटोमेटिक ऐड कर दिया। दिस इज़ नोन एज ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशनल कॉस्ट। एक और है मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन, इस एंट्री के बाद में बताऊँगा, इसको पहले कंप्लीट कर लिया जाए। इस एंट्री में अभी मुझे इंटरेस्ट यूज़ करना है, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे यूज़ होगा, एंटर करेंगे। जब यहाँ पे आकर के आप बिल वाइज को यूज़ करते हैं तो पूछा जाता है आपसे बिल वाइज डिटेल, न्यू रेफरेंस लेना है। जैसे मैंने 2 अप्रैल को परचेज़ किया, ठीक है, 2 अप्रैल को परचेज़ किया और मुझे 30 डेज़ का टाइम मिला है कि मुझे 30 दिनों में पेमेंट कर देना है, ठीक है। कितने दिनों में पेमेंट कर देनी है, 654 ये बिल नंबर है, 30 डेज़ में पेमेंट कर देनी है। इट मीन्स 2 मई को हमें पेमेंट करना है, ठीक है। 570, अगर हम 5,70,000 की पेमेंट 2 मई तक नहीं करते तो हमें उसको ब्याज देना होगा। ब्याज कैसे देना होगा, पार्टी से पहले ही तय कर लिया गया था कि मान लीजिए पहले 30 दिन का जो ब्याज है वो रहेगा 2%, उसके बाद सेकंड मंथ से जो पहले फर्स्ट 30 डेज़ का जो ब्याज है वो कुछ भी नहीं होगा। 30 दिन तक पेमेंट कर देते हैं तो कोई ब्याज नहीं होगा, फिर अगले 30 दिनों तक जो ब्याज लगेगा वो 2% लगेगा, फिर भी नहीं देते हैं तो नेक्स्ट 30 डेज़ का जो ब्याज है वो 4%, उसके बाद जो ब्याज है वो 6% लगता रहेगा। तो इस तरीके से हमें इंटरेस्ट के पैरामीटर को सेट करना है, ध्यान रहे, दिस इज़ नोन एज मल्टी रेट, ठीक है, एडवांस पैरामीटर होता है। जब हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा इंटरेस्ट का रेट बताइए, तो हमने कहा 2%, ठीक, 2% पर मंथ होगा, ये 2% एनुअल नहीं है, पर मंथ है, तो हम लेंगे 30 डे पर मंथ, ठीक है। ऑल बैलेंसेस लेना है, क्रेडिट या डेबिट बैलेंस पे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऑल बैलेंस ले लीजिए, ऑटोमेटिक डेबिट एंड क्रेडिट कर दिया जाएगा। एप्लीकेबिलिटी ऑलवेज लेना है, ठीक है। फ्रॉम में लेना है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, क्योंकि 2 अप्रैल को हमने परचेज़ किया है, 30 दिन का टाइम मिला, मतलब कि 2 मई तक का टाइम मिला है, 2 मई के बाद से फिर हमें ब्याज पे करना है, तो 2 मई हमारी ड्यू डेट है, ठीक है, तो इसलिए हम ड्यू डेट से ब्याज लगाना चाहेंगे। 2 मई से कब तक का, तो हमने कहा 2 मई से लेकर के 1 जून तक का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, दैट विल बी 2%, राउंड ऑफ। अगर ब्याज का अमाउंट पैसों में आता है तो उसको 1 रुपये तक राउंड ऑफ कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद ब्याज होगा 4% पर मंथ होगा, फिर से हमने लिया ड्यू डेट, तो 1 जून ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर हमने कहा 1 जून से लेकर 1 जुलाई तक का जो ब्याज है वो 4% है। उसके बाद फिर 1 जुलाई से लेकर के जब तक कि हम पेमेंट ना कर दे तब तक हमारा जो ब्याज है वो 6% लगता रहेगा, तो हमने लिखा 6% पर मंथ। फिर से डेबिट ले लिया हमने 1 जुलाई 2020 से, जब तक हम नहीं पेमेंट करेंगे तब तक 20% तक का, 1 जुलाई के बाद से हमेशा 6% लगेगा, तो लास्ट में डेट हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। राउंड ऑफ लगा दिया 1 रुपये तक का, फिर हमने इसको सेव कर दिया। सो दिस इज़ एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर, मल्टी रेट मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है, और हमने इसको सेव कर दिया। तो आपने देखा कि हमने परचेज़ की एंट्री की, उसमें हमने एडिशनल एक्सपेंसेस को भी यूज़ किया और इंटरेस्ट पैरामीटर को भी यूज़ किया, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है।
तो हमने सिंपल सी परचेज़ की एक एंट्री की है, उसमें इंटरेस्ट और एडिशनल एक्सपेंसेस को यूज़ किया। एक और मैं परचेज़ की एंट्री कर रहा हूँ, डिफरेंट आइटम को परचेज़ कर रहा हूँ। मैं इसलिए परचेज़ कर रहा हूँ ताकि मैं एडिशनल कॉस्ट का तीसरा मेथड समझा सकूँ। अभी आपने देखा परचेज़ की एंट्री में एडिशनल कॉस्ट को, कैरीज इनवर्ड को दो तरीके से हमने शो किया था, एक क्वांटिटी के रेशियो में और एक वैल्यू के रेशियो में। टैली खुद ब खुद ऑटोमेटिक डिवाइड कर रहा था, लेकिन अब मैं परचेज़ कर रहा हूँ किसी और आइटम को। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने परचेज़ किया, ध्यान रहे, मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे कि मैंने दो आइटम परचेज़ किया, एक एक पीस परचेज़ किया, एक की कीमत है 50,000, दूसरे की कीमत है 80,000 रुपये मान लीजिए। मैंने किराया लगाया 10,000 रुपये। अब ये 10,000 रुपये जो है मुझे क्वांटिटी के रेशियो में ऐड करना है, तो दोनों की जो क्वांटिटी एक एक है तो 5-5 ऐड होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मैंने एक टेबल परचेज़ किया, ठीक है, और मैंने एक चेयर परचेज़ किया। दोनों की क्वांटिटी जो है एक एक पीस ही है, क्वांटिटी जो है 1 पीस है और 1 पीस है, ठीक है, लेकिन दोनों की जो वैल्यू है ना वो डिफरेंट है। ये 50,000 रुपये का है और ये मान लीजिए 30,000 रुपये का है। और मैंने खर्चा जो किया है, कैरीज इनवर्ड किराया जो लगाया है, कैरीज इनवर्ड, ये मेरा 8,000 रुपये लगा है, ठीक है। अब ये 8,000 रुपये जो मैंने खर्चा किया है, इस 8,000 रुपये को मुझे इन दोनों के कॉस्ट में ऐड करना है। तो अगर मैं रेशियो क्वांटिटी का अप्लाई करता हूँ तो 4,000 ऐड होगा, है कि नहीं है। अगर मैं वैल्यू का रेशियो अप्लाई करता हूँ तो इसमें 5,000 रुपये और इसमें 3,000 रुपये ऐड होगा, 5:3 में। लेकिन मुझे ना तो 4,000 और ना ही मुझे ये दोनों ही पसंद नहीं है। मुझे इन दोनों ही मेथड से एडिशनल एक्सपेंसेस को ऐड नहीं करना है। दिस इज़ वैल्यू रेशियो, दिस इज़ विच रेशियो, वैल्यू रेशियो, एंड दिस इज़ क्वांटिटी रेशियो, इस बिहार पे। लेकिन मुझे ना तो ये दोनों ठीक लग रहे हैं, ना ही मुझे ये दोनों ठीक लग रहे हैं। मैं इन दोनों के अलावा कुछ और यूज़ करना चाहता हूँ, दैट इज़ मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन। मैनुअल बोल दीजिए, चाहे आप इसे सेल्फ बोल दीजिए। मैं चाहता हूँ कि एक में ना यहाँ पे 5500 ऐड कर दूँ और फिर यहाँ पे मैं 2500 रुपये ऐड करूँ, तो भी जा करके टोटल 8,000 रुपये हो रहा है। तो इस तरीके से क्वांटिटी या फिर वैल्यू की रेशियो में जो अमाउंट आ रहा है, इन दोनों के अलावा किसी और अमाउंट को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो फिर आपको यूज़ करना है मैनुअल या सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब चलते हैं टैली के अंदर। ध्यान रहे, मैनुअल या सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ की एंट्री को वाउचर मोड में रिकॉर्ड करना होगा। वाउचर मोड का मतलब ये है कि परचेज़ की एंट्री के अंदर आपको डेबिट करना होगा और क्रेडिट करना होगा। ये जो आपके सामने परचेज वाउचर है, दिस इज़ इनवॉइस मोड। इसमें कहीं पर भी आप देख पा रहे होंगे कि डेबिट या क्रेडिट नहीं है, ठीक है। तो Ctrl+V प्रेस कीजिए, Ctrl+V, फिर आपके सामने क्या खुल के आएगा, परचेज ही वाउचर का दूसरा मोड या फॉर्मेट खुल के आएगा, जिसको कि हम बोलते हैं वाउचर मोड। इसमें डेबिट आ गया और क्रेडिट आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट। तो हमने क्या किया, मान लीजिए हमने अविनाश कंप्यूटर से ही परचेज़ किया। एंट्री को मैं डिलीट कर दूँगा, परचेज़ किया। देखिए हमने परचेज़ किया कितने का, 80,000 रुपये का, ठीक है। 50 और 30 80 का, लेकिन 8,000 रुपये किराया दिया हमने, किराया भी अविनाश को ही दिया, तो कितना हो गया 88,000 रुपये, ठीक है। न्यू रेफरेंस, ब्याज हमें यूज़ नहीं करना है, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे आपको डेबिट करना है परचेज़। क्या डेबिट करना है, परचेज़। जैसे आप परचेज़ को डेबिट करेंगे, जैसे आप परचेज़ को डेबिट करेंगे, आपसे पूछेगा आइटम के बारे में, फिर आप एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे दिखाएंगे नेम ऑफ आइटम कि आपने क्या परचेज़ किया। Alt+C प्रेस किया, हमने कहा कि हमने टेबल परचेज़ किया है, पीसीस, ठीक है, बिना चालान का, एक पीस टेबल है, टेबल की कॉस्ट है 50,000 रुपये। अब जैसे मैं एंटर करूँगा तो हमसे पूछेगा कि बताइए इस 50,000 रुपये आपने कितना एक्स्ट्रा एक्सपेंस पे किया है, चाहे इस 50,000 में कितना आप ऐड करना चाहते हो उस 8,000 में से। फिर एंटर करूँगा तो पूछेगा हमसे एडिशनल कॉस्ट डिटेल, फिर यहाँ पे शो करना है कैरीज इनवर्ड, कितना परसेंटेज भी दिखा सकते हैं कि इस 50,000 का 10%, 20%, 2%, 4% जो भी है तो अमाउंट आ जाएगा, या नहीं तो आप इसे हटा करके डायरेक्टली आप अमाउंट लिख सकते हैं कि मैं इसमें 5500 रुपये ऐड करना चाहता हूँ। और दूसरा जो आइटम है यहाँ पे इसके नीचे हमें शो करना है, क्या है, चेयर है, ये भी एक ही पीस है, एक पीस है 30,000 रुपीज़ का, और इसमें मुझे जो ऐड करना है वो 2500 रुपये ऐड करना है, कैरीज इनवर्ड 2500 रुपये। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमें जितना ऐड करना है हमने उतना ही शो किया। 50,000 में 5500 ऐड किया तो 55,500 हो गया, 30 में 2,500 ऐड किया तो 32,500 रुपये हो गया। तो अब जो आपने आइटम परचेज़ किया था 50 और 30,000 का, वो 55,500 का, 32,500 का एक्चुअली में स्टॉक समरी के अंदर शो करेगा।
देख पाएंगे आप, ये 55,500 का है और ये 32,500 का है। इसमें हमने इकट्ठा 8,000 रुपये शो नहीं किया था, पहले ही हमने डिसाइड किया, फिर हमने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया। लेकिन जब हमने पहले एडिशनल कॉस्ट यूज़ किया था इन आइटम्स के लिए, तो आपने देखा था कि 10,000 रुपये मैंने इकट्ठा एक साथ शो किया था, 10,000 रुपये ऑटोमेटिक या तो क्वांटिटी के रेशियो में या फिर वैल्यू के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें यूज़ करना है एडिशनल कॉस्ट डिटेल इन डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि इंटरेस्ट के अमाउंट में कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हमने परचेज़ कर लिया, क्या परचेज़ किया? रॉ मटेरियल। अब हमें क्या करना है? आफ्टर सम टाइम मान लीजिए पार्टी को इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करनी है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग भी हम करेंगे बट पहले इंटरेस्ट को एक बार क्लियर कर लेते हैं। 31 जुलाई तक तो ऑनर हमसे पूछता है कि बताइए इंटरेस्ट कितना हुआ, हमें पे करना है। तो जब हम डिस्प्ले पे जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे आउटस्टैंडिंग पे जाएंगे, लेज़र या फिर पेबल पे आप चेक करेंगे अविनाश कंप्यूटर का, तो कहता है कि 5,70,000 रुपये है। लेकिन ये कब तक की बात कर रहा है? 2 अप्रैल तक की। हमें चेक करना है 31 जुलाई तक का, तो Alt + F2 प्रेस किया और 31 जुलाई हमने डेट डाल दिया, तब भी कहता है कि 5,70,000 ही है। 90 दिनों की जो इंटरेस्ट है, जो भी है 90 दिनों का जो इंटरेस्ट है, ये भी तो हमें पे करना होगा। वो इंटरेस्ट कितना होगा, कुल मिलाकर हमें कितना पे करना होगा, इसके लिए हमें आना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे। गो टू डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यहाँ पे आप लेजर पे जाइए, फिर पार्टी को सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट चेक करना, ओनली इंटरेस्ट, Alt F2, फिर कब से कब तक का? 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का। तो यहाँ पे कहता है कि इंटरेस्ट जो है 68,400 रुपये है, 5,70,000 रुपये। आप दोनों को जोड़ देंगे, 570 + 68, 6,38,400 रुपये हो जाएगा। तो अगर हम 31 जुलाई को पेमेंट करते हैं तो इतना तो प्रिंसिपल अमाउंट और इतना इंटरेस्ट पे करना होगा। इंटरेस्ट कैसे बना? Alt F1 किया तो इन्फॉर्मेशन आ गई कि 570 रुपये 3 मई से, क्योंकि 2 मई तक का तो हमें ड्यू डेट मिला था, 3 मई से 1 जून तक का 30 दिन का 2% लगा है, फिर 2 जून से 1 जुलाई तक का 30 दिन का ही 4% लगा है, फिर 2 जुलाई से 31 जुलाई तक का 30 ही दिन होता है जो कि 6% लगा है। तो कुल मिला करके इंटरेस्ट अमाउंट हो गया 68,400। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 68,400 + 5,70,000 दोनों मिला करके हमें पार्टी को पे करना है। ठीक है, तो पहले ये 68,400 हमें इस 570 में ऐड करना है, इस 570 में हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए अब हमें एक एंट्री करनी है 31 जुलाई को। क्लियर है? तो इंटरेस्ट को ऐड करने के लिए हमें एंट्री करनी है। एंट्री करने के 2 तरीके हैं, चाहे हम जनरल वाउचर में एंट्री कर लें, चाहे हम क्रेडिट नोट में एंट्री कर लें। ठीक है, तो सिंपल, अगर हम जनरल वाउचर में एंट्री करते हैं तो क्या होगा? F7 जनरल वाउचर। ठीक है, इसमें क्या जाहिर सी बात है, हमने परचेज़ किया, हम इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो Alt + C करके लिखा हमने इंटरेस्ट, दिस इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हम पे करेंगे। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट को यस नहीं करना है, डेट चेंज करेंगे, 31 जुलाई को हम इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं। कितना है? 68,400 रुपये। और क्रेडिट में करना है अविनाश कंप्यूटर, हमें उसी 570 में जोड़ना है। तो यहाँ पे हमें लेना है क्या? अगेंस्ट रेफरेंस 570 में 68,400 रुपये। डेबिट नहीं करना बल्कि हमें करना है क्रेडिट। तो इस डेबिट को चेंज करना मत भूलना। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे डेबिट ही रहता है, तो आप देखेंगे कि एंड ऑफ लिस्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे कि एंड ऑफ लिस्ट क्यों नहीं आ रहा। तो करना यह है इस डेबिट को क्रेडिट, क्योंकि हमने पार्टी को यहाँ पे किया है क्रेडिट। पार्टी के बैलेंस हम इंक्रीज़ करें, देखिए अभी कम हो गया लेकिन हमें बढ़ाना था। ठीक है, तो ये 36,400 हो चुका है। अब एंटर करके हम सेव कर देंगे। अब जब आप चेक करेंगे वहाँ पे जा करके डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग में, अब आप देखेंगे बैलेंस, तो बैलेंस 36,400 हो चुका है। क्लियर है? ये आपका एक परचेज था और लास्ट में आप देखेंगे 68,400 की हमने क्रेडिट किया है। इस इंटरेस्ट की एंट्री को मैं कर रहा हूँ डिलीट, क्योंकि इंटरेस्ट की एंट्री को मैं दोबारा से रिकॉर्ड करूँगा दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड थोड़ा सा एडवांस है क्योंकि हम एडवांस पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं। अब दूसरे मेथड में क्या है? पहले मेथड में क्या था? पहले मेथड में ये था कि हमने इंटरेस्ट को रिपोर्ट में चेक किया, याद किया, एंट्री में गए, फिर हमने इंटरेस्ट को डाला, डेबिट को क्रेडिट भी किया। ठीक है, दूसरा मेथड है क्लास बना करके। इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्लास हम क्रिएट करेंगे, उस क्लास को यूज़ करके जब हम इंटरेस्ट को ऐड करने की एंट्री करेंगे तो वाउचर्स में एंट्री करते वक्त इंटरेस्ट का अमाउंट ऑटोमेटिक डिस्प्ले कर जाएगा। ठीक है, तो क्लास कैसे बनाया जाता है ज़रा देखते हैं। चलेंगे अकाउंट्स इन्फो के अंदर, वाउचर टाइप्स में जिस वाउचर में एंट्री करनी उस वाउचर को ऑल्टर करना। यहाँ से लिया हमने क्रेडिट नोट और यहाँ पे नेम ऑफ क्लास में लिखा इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्लास, इंटरेस्ट
कैलकुलेशन क्लास, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कुछ और भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। फिलहाल मैं सिंपल इंटरेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, कंपाउंड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ब्याज पे ब्याज लगाना कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है, इसे नो रखेंगे। अब आप इसे सेव कर देंगे। क्रेडिट नोट हो या फिर डेबिट नोट हो, इन दोनों को ही यूज़ करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्टिवेट करना भी ज़रूरी होता है। तो F11 F1 या फिर 2 में जाइए आप, यहाँ से ये रहा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट को आप पहले एक्टिवेट कीजिए। अब चलते हैं वाउचर के अंदर। इसमें बेनिफिट ये होगा 31 जुलाई तक का जो भी इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा। अब करेंगे Ctrl+F8, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्लास, पार्टी नेम क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आ गया 570 पे 68,400 एंटर करेंगे और हम यहाँ पे करेंगे इंटरेस्ट डेबिट, बिल वाइज में लेना बस। अगेन से फ्रेंड्स उस 570 को सिलेक्ट करना है, 68,400 ऑटोमेटिक उसमें हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। अब डेबिट में करना है आपको इंटरेस्ट, देन सेव। तो आपने देखा इस तरीके से भी हम पार्टी के अकाउंट में इंटरेस्ट को ऐड कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाइए, फिर यहाँ से आउटस्टैंडिंग में अब आप देखेंगे तो फिर यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड हो चुका है। क्लियर है, यहाँ पे लिखा रहा है 570। उसके बाद फिर आपने एक एंट्री की थी क्रेडिट नोट में 68,400 की इंटरेस्ट को ऐड करने की, तो हमें कुल मिलाकर 36,400 पे करना है। इस 36,400 की पेमेंट की एंट्री आप आराम से कर सकते हैं। वाउचर में जाइए, F5 पेमेंट, पार्टी डेबिट 36,400, ठीक है। अगेन से फ्रेंड्स, और हमने कैनरा बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया, ई फंड ट्रांसफ़र कर दिया और हमने सेव कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूज़ किया। तो आफ्टर इंटरेस्ट अब हम सीखेंगे मैन्युफैक्चरिंग करना, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करना होता है। उसके बाद फिर हम कंसाइनमेंट बेसिस में किसी को गुड्स देंगे बेचने के लिए, फिर हम उसको कमीशन पे करेंगे और हम उनसे अमाउंट रिसीव करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं टैली में। इन्वेंटरी इन्फो में जाकर के हमने पहले ही उन सभी रॉ मटेरियल्स को क्रिएट कर लिया था जिन आइटम्स को यूज़ करके हम सीपीयू की असेंबलिंग करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास स्टॉक में 100 पीसेस रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है। देयर इज़ नो सीपीयू टिल नाउ, क्योंकि हमने सीपीयू असेंबल नहीं किया है। अब हमें असेंबलिंग करनी है। असेंबलिंग करने के 2 तरीके हैं, एक स्टॉक जनरल वाउचर को हम यूज़ करेंगे और एक और नया वाउचर क्रिएट करके भी हम एंट्री कर सकते हैं बॉम्ब को यूज़ करके। मतलब कि एक तो बॉम्ब को यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और एक बिना बॉम्ब को यूज़ किए हुए भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ। चलते हैं वाउचर में। यहाँ पे सिंपल वाउचर में आकर के Alt+F7 आप प्रेस कीजिएगा। मैंने 1 अगस्त को मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है। बस स्टॉक जनरल वाउचर को ही यूज़ करना है। दिस इज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग। यहाँ पे दिखाना है कंजप्शन, ठीक है, कि क्या क्या मटेरियल आपने यूज़ किया। नेम ऑफ आइटम में हम दिखाया कि हमने फ़ैन यूज़ किया। मान लीजिए 20 पीस मैंने सीपीयू तैयार कर दिया, तो 20 पीस फ़ैन यूज़ होगा। कहाँ से? मेन लोकेशन से। कितना पीस? 20 पीस यूज़ हो गया, ठीक है। हमने हार्ड डिस्क यूज़ किया, ये भी हमने मेन लोकेशन से यूज़ किया 20 पीसेस। फिर हमने इंडेक्स कैबिनेट यूज़ किया 20 पीसेस। मदरबोर्ड यूज़ किया 20 पीसेस। रैम यूज़ किया 20 पीसेस। SMPS यूज़ किया 20 पीसेस। टेबल यूज़ नहीं करना। तो इस तरीके से हमने इन सभी 6 आइटम्स को यूज़ किया, ठीक है। इन सभी रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके सीपीयू असेंबल किया जाएगा। तो ये सारी कंजप्शंस है और यहाँ पे दिखाना है हमें प्रोडक्शंस असेंबलिंग की क्या बना, ठीक है। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे i3 सीपीयू हमने प्रोड्यूस किया है। रखा कहाँ पर है? मेन लोकेशन में। आप चाहें तो ऑल्ट सी करके किसी और गोडाउन का, किसी और लोकेशन का नाम भी शो कर सकते हैं, ठीक है। बेस पे सीपीयू तैयार किया गया। बेस पे सीपीयू तैयार करने में कितना रुपये पर पीस सीपीयू पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से आप इन सभी रॉ मटेरियल की कॉस्ट को ऐड करके यहाँ पे रेट लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप 1,14,000 रुपीज़। आपको पता है कि 20 पीस सीपीयू को तैयार करने के लिए इतने रुपए का सामान यूज़ हुआ है, 1,14,000 रुपये का। तो यहाँ पे अमाउंट में हम लिख देंगे 1,14,000 रुपये पर पीस की कॉस्ट ऑटोमेटिक बता देगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 5,700 रुपये पर पीस है। हो सकता है कि इन आइटम्स को बनाने में और कोई एडिशनल एक्सपेंसेस हुआ हो, तो आपने एडिशनल एक्सपेंसेस पहले से एक्टिवेट कर रखा है, तो यहाँ पे आप एडिशनल एक्सपेंसेस भी शो कर सकते हैं, ठीक है। कैरीज इन व्हाट, फिलहाल मैं एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने क्या किया, असेंबलिंग की। ज़रूरी नहीं है कि हमने 20 पीस सीपीयू असेंबल किया है तो 20 पीस ही सब कुछ लगा होगा। असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग में चीज़ें ख़राब भी होती हैं। तो हम यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब हुआ है तो उसकी कंजप्शंस यहाँ से बढ़ा देंगे। मान लीजिए हार्ड डिस्क है,
बनाते हुए 2 पीस ख़राब हो गया, चाहे मदरबोर्ड कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल जो कि ख़राब हो गया बनाते हुए, तो हम चाहेंगे कि उसकी कंजप्शन बढ़ा दें, क्योंकि वो स्टॉक तो हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी कंजप्शन को, मान लो कि ये 2 पीस एक्स्ट्रा कंज्यूम हुआ है तो 20 की बजाय हम इसको 22 कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि कंजप्शन तो 22 पीस की हो जाएगी, हमारे पास जो 100 पीस था उसमें से 22 माइनस हो जाएगा, 78 बचेगा, ठीक है। लेकिन जब ये कंजप्शंस की वैल्यू बढ़ेगी तो पर पीस की कॉस्ट भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें ख़राब हुई है उसकी कॉस्ट को हम बनी हुई आइटम की कॉस्ट में ऐड कर देना चाहते हैं। अब ये आइटम 5700 का नहीं बल्कि महंगा पड़ेगा, तो यहाँ आकर के हमें इस वैल्यू को चेंज कर देना है, 1,17,053 रुपये 58 लिखना है, 1,17,053 रुपये 58 लिखेंगे हम। फिर यहाँ पे देखेंगे अब एक आइटम हमें कितने रुपए का पड़ा, 5,852 रुपये 68 का पड़ेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कंजप्शंस की अगर कोई आइटम एक्सेस यूज़ हुआ तो। ऐसा भी हो सकता है कि हमने हार्ड डिस्क 2 पीस ख़राब हो गया वो, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने CPU के अंदर लगा दिया है, वो 2 पीस ख़राब हो गया तो उसको हमने अलग से रख दिया होगा। तो हमारा ऑनर या मैनेजर या स्टोर कीपर चाहता है कि हमारे सिस्टम के अंदर ये ज़रूर डिस्प्ले करे कि हमारे पास ख़राब आइटम भी कितना है, एज ए स्क्रैप ही सही, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास स्क्रैप की भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो 2 पीस एक्स्ट्रा कंजप्शन तो दिखा दिया है, तो हमें क्या करना है, 2 पीस यहाँ पे प्रोडक्शंस में स्क्रैप शो कर देना है, Alt+C करके आपको क्रिएट करना है क्या, हार्ड डिस्क स्क्रैप, ठीक है। इस तरीके से हार्ड डिस्क स्क्रैप शो करेंगे। हाउ मच, 2 पीसेस। मेन लोकेशन में मान लीजिए 2 पीसेस। रेट नहीं दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी कंप्लीट रेट को हमने आइटम की कॉस्ट में ऐड कर दिया था। हम इसको सेव कर देंगे। आपको बता दूं, इससे पहले हमारे पास 100 पीसेस सारे रॉ मटेरियल्स थे। अगर 20 पीस यूज हुआ तो 80 बचेगा। हार्ड डिस्क हमारे पास 78 पीस बचना चाहिए, क्योंकि 22 कंज्यूम हो गया, और 2 पीस उसी में से ख़राब भी होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 20 पीसेस CPU असेंबल होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। देखते हैं ज़रा, सेव करते हैं इस एंट्री को, चेक करते हैं अपने स्टॉक समरी को। स्टॉक समरी क्या कहता है, कहता है कि 80 पीस फ़ैन बचा है, बिल्कुल ठीक है। हार्ड डिस्क कितना बचा है, 78 पीस। हार्ड डिस्क ख़राब कितना है, 2 पीस स्क्रैप। CPU कितना तैयार है, 20 पीस। बाकी सारा आइटम कितना बचा हुआ, 80 पीस। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने सिंपल असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री की स्टॉक जनरल वाउचर में। मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री, असेंबलिंग की एंट्री के लिए दूसरा तरीका भी है, बॉम को यूज़ करके, ठीक है। अभी हमने क्या किया, अभी जो हमने एंट्री की थी उसमें हमने एक एक करके सारे रॉ मटेरियल्स को शो किया, क्वांटिटी शो किया। दूसरा तरीका है कि बॉम को यूज़ करना है। जो हमने बॉम एक बार सेट कर दिया तो उसी को हम यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को क्रिएट करना है। मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को क्रिएट करना है, जिसके लिए हमें जाना होगा अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप्स, देन क्रिएट। यहाँ पे लिखना है हमें असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग। असेंबलिंग लिखा, सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में हमने लिया स्टॉक जर्नल, और यहाँ आकर के हमें यूज़ एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को यस करना ज़रूरी है। इस ऑप्शन को यस कर देंगे, फिर हम इसे सेव कर लेंगे। अब चलते हैं वाउचर के अंदर। अब जब वाउचर में मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करेंगे, मान लीजिए 2 अगस्त को मैंने और 40 पीस बना दिया, ठीक है। तो Alt+F7। अब यहाँ पे आपको लेना है असेंबलिंग। क्लियर। असेंबलिंग लेंगे तो आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर या स्टॉक जनरल वाउचर को फॉर्म में थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा। यहाँ पे अब आपको दिखाना है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्या यूज़ हुआ। असेंबलिंग डिपार्टमेंट से, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से आपको फाइल मिलेगी, उसमें लिखा होगा कि क्या क्या मटेरियल्स यूज़ किया गया, क्या क्या बना और क्या क्या स्क्रैप हुआ, ठीक है। तो हमने दिखाया है कि CPU बनाया गया। जैसे हमने CPU लिया तो उसमें यूज़ होने वाले सारे रॉ मटेरियल्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले कर दी गई। उसके बाद दिखाया कि गोडाउन कहाँ पे रखा बना करके आपने, मेन लोकेशन में। क्वांटिटी कितना, तो हमने कहा कि 40 पीसेस बनाया गया है। 40 पीसेस में क्या क्या मटेरियल लगेगा वो पहले से शो कर रहा है। क्वांटिटी जैसे हम 40 लिख करके एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक क्वांटिटी भी डिस्प्ले कर देगा कि 40 पीसेस सब कुछ यूज होगा, क्योंकि हमने पहले से ही मेंशन कर दिया था कि हर एक आइटम को, हर एक CPU को बनाने में एक एक रॉ मटेरियल की कंजप्शंस होगी, इसलिए 40 हुए। ऐसे ही आप यहाँ पे अगर कोई चीज़ ख़राब हुआ है तो उसकी कंजप्शंस को बढ़ा सकते हैं। जैसे मदरबोर्ड मान लीजिए 3 पीस ख़राब हो गया तो हमने यहाँ पे 43 कर दिया, ठीक है। तो इससे पहले मैं अभी आपको 40 करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर 40 पीस ही कंज्यूम हुआ है तो एक आइटम हमें कितने का पड़ेगा, 5700 रुपये का, बिल्कुल। अगर यहाँ पे 40 के बजाय मैं 43 कर देता हूँ तो जैसे ही कंजप्शन बढ़ेगी पर पीस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अब ये 5890 का पड़ रहा है। इस तरीके से आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। इस 3 पीस को एज ए स्क्रैप स्टॉक में चाहते हैं कि मेंटेन हो, तो यहाँ आकर के आप शो कर सकते हैं कि मदरबोर्ड स्क्रैप, Alt+C
लिखा हमने मदरबोर्ड स्क्रैप और फिर यहाँ पे हमने शो किया गोडाउन मेन लोकेशन की ये 3 पीस जो है मदरबोर्ड स्क्रैप हमारे गोडाउन में अवेलेबल रहेगा। कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज अगर आप शो करना चाहते हैं तो शो कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि बनाते वक्त सिर्फ मटेरियल ही यूज़ हो, लेबर चार्जेस वगैरह भी है या रिपेयरिंग या कोई भी ऐसा एक्सपेंसेज जो आप चाहते हैं कि आइटम की कॉस्ट में ऐड हो, क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमने मटेरियल की कंजप्शंस मटेरियल की कॉस्ट को ऐड करके देखा कि एक आइटम इतने का पड़ रहा है। लेबर चार्ज वगैरह भी ऐड करना है तो Alt+C करके यहाँ पे लिखा हमने सर्विस चार्ज, ये हमने बनाने का चार्ज पे किया है। दिस इज़ डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 12,000 रुपये और हमने पे किया। परसेंटेज मेंशन कीजिए, इस अमाउंट का परसेंटेज निकाल के यहाँ पे बता देगा। जैसे मैंने कहा 10% तो 10% आ गया, या नहीं तो अमाउंट परसेंटेज हटा करके डायरेक्टली अमाउंट आप मेंशन कर सकते हैं 12,000 रुपये। तो अब कहता है कि 6,190 रुपये 85 पैसे का पड़ेगा। ठीक है, हम इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री बॉम्ब को यूज़ करके भी कर सकते हैं। अब आप चेक कीजिए स्टॉक को। इससे पहले आपके पास 80 पीस था और 78 पीस था हार्ड डिस्क। अब चेक करते हैं स्टॉक। अब कहता है कि हमारे पास 40 पीस बचा क्योंकि 40 यूज़ हो गया है। हार्ड डिस्क हमारे पास 38 ही बचा, 78 में से 40 गया। ये हमारे पास 60 पीस हो गया क्योंकि 20 पहले बना था, 40 बाद में बना था, बाकी चीज़ें 40। ये 37 इसलिए क्योंकि 3 पीस हमारा स्क्रैप हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने बॉम्ब को यूज़ करते हुए मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री की है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आप इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक हमने कुछ बेचा नहीं है, अभी तक हमने कुछ भी सेल नहीं किया, हमने ये सारी एंट्रीज की है। अगर आपने कुछ भी सेल नहीं किया है तो जाहिर सी बात है कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम प्रॉफिट लॉस में जा कर के चेक कर रहे हैं तो कहता है कि हमारे पास लॉस हुआ है क्योंकि हमने खर्चा ज़्यादा किया। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमने सर्विस चार्ज पे किया था 12,000 रुपये, वो सर्विस चार्ज यहाँ पे शो होना चाहिए प्रॉफिट लॉस के अंदर डेबिट साइड में, जो शो नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो करना यह है कि हमें एक पेमेंट की एंट्री करनी है, हमें एक पेमेंट की एंट्री करनी है। ठीक है, तो पेमेंट की एंट्री करने के लिए क्या करना है, वाउचर में जाएंगे। एक बार और मैं आपको प्रॉफिट लॉस दिखा दूँ। आप यहाँ पे देखें तो एक तरफ ये आपकी इनकम साइड है, ये आपकी एक्सपेंस साइड है। तो यहाँ पे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट शो कर रहा है 12,000 रुपये का। ठीक है, हालांकि खर्चा कितना 68,400 रुपये इंटरेस्ट वाला खर्चा है। तो ये जितना खर्चा हमने इंटरेस्ट का किया है उतना ही तो लॉस होना चाहिए ना, लेकिन हमारा लॉस कितना 56,400 मान लीजिए। तो इसमें वो जो 12,000 रुपये का डिफरेंस है वो आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे सर्विस चार्ज शो कर देना है तो खर्चा हो जाएगा, और तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, जो भी लॉस यहाँ पे कम शो कर रहे हैं थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो 12,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा एक्सपेंस शो किया था उसकी एक पेमेंट की एंट्री करनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो एज ए इनकम ट्रीट कर लिया जाता है, क्योंकि उससे हमारी बनी हुई आइटम की कॉस्ट बढ़ जाती है। आइटम की कॉस्ट में इंक्रीमेंट तो हो चुकी है लेकिन उससे हमारा प्रॉफिट लॉस डेबिट नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए एक पेमेंट की एंट्री ज़रूरी है, या ड्यू की एंट्री। अगर आपने पे कर दिया तो पेमेंट, पे नहीं किया है तो ड्यू। सर्विस चार्ज डेबिट 12,000 रुपये और फिर कैश या बैंक क्रेडिट, मैंने मान लीजिए बैंक से पे किया। अब सेव कर देंगे इसको। अब आप देखेंगे प्रॉफिट लॉस के अंदर तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 12,000 रुपये सर्विस चार्ज आ गया, जितने का खर्चा है उतना ही आपका लॉस है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने की मैन्युफैक्चरिंग। तो अब आगे हम सीखेंगे कंसाइनमेंट। बेसिकली कंसाइनमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने CPU असेंबल कर लिया। अब CPU को मैं डिफरेंट पर्सन को दे देना चाहता हूँ कि वो आगे मार्केट में सप्लाई करें। ठीक है, मैंने एजेंट्स बना दिया और उन एजेंट्स को ये बोल दिया कि भाई आप आगे मार्केट में सेल करो, सेल करके मुझे सारा पैसा चाहिए, बस आपको परसेंटेज ऑफ कमीशन दूंगा कि 10% 20% आपको कमीशन दूंगा सेल करने का। तो कमीशन बेसिस पे अपना सामान किसी और से सेल करवाना मार्केट में, इसको बोलते हैं कंसाइनमेंट। ठीक है, तो हमें उन सभी पर्सन के अकाउंट को मेंटेन करके रखना होगा कि हमें किसको कितना कमीशन देना है, किसको हमने क्या माल कितना दे रखा है, किसके पास हमारा कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, किसको बिल देना बाकी है, किससे पैसा लेना बाकी है। तो इन सभी अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंसाइनमेंट। ठीक है, बेसिकली जब भी हम किसी को गुड्स बेचते हैं तो हम सेल्स एक इनवॉइस जनरेट करते हैं, बिल दे देते हैं, तो वो उस बिहाफ पे जिसने हमसे सामान परचेज़ किया वो सामान को ऑनर बन जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में हम उसको सामान का बिल नहीं देंगे क्योंकि हम सामान बेच नहीं रहे। हम कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो ज़रूर जनरेट करेंगे जिससे ये प्रूफ हो, जिससे ये एविडेंस हो कि वो सामान अभी हमारा, ये हम ही उसके मालिक है, हमने सिर्फ उसको बेचने के लिए दिया है। तो उस बेसिस पे हम एक चालान जनरेट करते हैं। ठीक है, उस चालान को ही डिलीवरी चालान बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, डिलीवरी चालान। चालान पे एक नंबर होता है, उस नंबर को बोलते हैं ट्रैकिंग नंबर। इसलिए जब आपने F11 F2 से एक्टिवेशन की थी तो यहाँ पे लिखा था यूज़ ट्रैकिंग नंबर, ठीक है। तो अब करते हैं चालान या कंसाइनमेंट। तो सबसे पहले, इससे पहले मैं देख लूँ कि स्टॉक हमारे पास कितना है। स्टॉक हमारे पास CPU कितना है, क्योंकि CPU मैं दूंगा 60 पीस है। 40 पीस CPU मैं कंसाइनमेंट बेसिस पे किसी को डिलीवर कर रहा हूँ। Alt+F8 प्रेस करेंगे, अब डिलीवरी नोट में एंट्री करेंगे। वाउचर का नाम होगा डिलीवरी नोट। Alt+F8। 1 सितंबर को मैंने गुड्स डिलीवर किया। दिस इज़ आवर चालान नंबर, ठीक है, या ट्रैकिंग नंबर। किसको Alt+C करके, कोई मिस्टर विनय है जिसको कि हमने सामान दिया। विल बी सन्ड्री डेटर फॉर अस, क्योंकि हमें अमाउंट रिसीव करना होगा। इंटरेस्ट अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो यस करें, अदरवाइज नो। इन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे सेव करें। सेल्स का लेजर Alt+C प्रेस कीजिए, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम दिखा है कि हमने क्या भेजा, i3 CPU हमने भेजा है। हाउ मच, इस चालान के थ्रू, इस चालान के थ्रू। गोडाउन क्या, मेन लोकेशन। कितने पीसीस, 40 पीस, ठीक है। किस रेट पे, हमने कहा 10,000 रुपीज़ पर पीसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर एंटर किया। अब हमने इसको सेव कर दिया, तो ये चालान है। Alt+P प्रेस कीजिए, यहाँ पे देखिएगा टॉप पे लिखा है डिलीवरी नोट। ये डिलीवरी नोट गुड्स के साथ हम डिलीवर कर देंगे उस पर्सन के पास। हमने गुड्स दे दिया, हमने बिल नहीं दिया, ध्यान रहे इस बात का। स्टॉक हमारे पास से जा चुका है, 60 था, अब कितना बचा, 20 पीस, क्योंकि हमने 40 दे दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस में आकर के देखेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़रूर शो करेगा। देखिए आपका लॉस जो पहले 60,000 के करीब था, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, हमारा जो सेल है ये 40,000 का नहीं बल्कि 4 लाख रुपीज़ का होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 10,000 का पर पीस सेल करते हैं तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे रेट जो है मैंने गलती से 1,000 रुपीज़ डाल दिया था, तो आपको इसे मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो मैंने कर दिया मॉडिफाई, ये 10,000 रुपीज़, और आप देखेंगे 4 लाख का सेल है, ठीक है। तो अब आप चेक करेंगे जब प्रॉफिट लॉस को, तो यहाँ पे देखेंगे कि अब आपके सामने कुछ प्रॉफिट शो कर रहा है 88,475 का। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने सेल नहीं किया है बल्कि हमने सेल करने के लिए माल दिया है आगे, बट यहाँ पे प्रॉफिट शो कर रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप जब देखेंगे यहाँ पे सेल्स में, तो सेल्स में डिस्प्ले नहीं करेगा अमाउंट, बल्कि यहाँ पे सेल्स बिल टू मेक में शो कर रहा है, क्योंकि हमने गुड्स तो दे दिया लेकिन अभी बिल देना बाकी है, ठीक है। जब हम बिल दे देंगे आगे उसको, तब हम उससे पेमेंट रिसीव करेंगे। जब वो आगे सेल कर देगा माल, तब हम उसको बिल देंगे, ठीक है। तो हमने गुड्स दे तो दिया 40 पीस, अब उस 40 पीस में से क्या हुआ, चालान बेसिस पे हमने दे दिया, उसे चालान के बदले में हमारे पास 2 पीस वापस भी आ गया। जब वापस आएगा तो उसकी एंट्री करनी होती है रिजेक्शन इन में, क्योंकि हमने चालान दिया है, अभी तक हमने बिल नहीं इश्यू किया है। तो बिना बिल का अगर वापस आता है, चालान के बदले में वापस आता है, तो उसको बोलते हैं रिजेक्शन। तो क्या बोलेंगे, रिजेक्शन इन। शॉर्टकट की है Ctrl F6, ठीक है, रिजेक्शन इन। 2 सितंबर को हमारे पास गुड्स रिसीव हुआ, वापस आया, हमने दिखाया कि किससे वापस आया है, मिस्टर विनय से। नेम ऑफ आइटम CPU, इस चालान के बदले में 2 पीस वापस आया है, ठीक है। 20,000 रुपये का सामान वापस आ चुका है। अब आप चेक कीजिए, तो स्टॉक हमारे पास जो 20 था वो 22 हो चुका है। जो यहाँ पे सेल्स बिल टू मेक 4 लाख था, वो 380 हो चुका है। इस पर आप एंटर करेंगे तो बता देगा कि हमने 40 पीस दिया था, 38 पीस पेंडिंग है। किसको दिया था, विनय को। क्लियर है। ये रिपोर्ट आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर, और सेल्स बिल पेंडिंग में। जैसे बहुत सारी पार्टियाँ, अगर हमने डिफरेंट पार्टीज़ को चालान बेसिस पे गुड्स दे दिया, फिर मुझे जानना है कि मैंने किस किस को गुड्स दे रखा है चालान बेसिस पे, किस किस को बिल देना बाकी है, तो यहाँ करके आप चेक कर पाएंगे। सेल्स बिल पेंडिंग में देखेंगे तो बता रहे हैं कि मिस्टर विनय को हमने i3 CPU दे रखा है, 40 पीस दिया था, 38 बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। अब वो आगे सेल करेगा, सेल करने की जिम्मेदारी उसकी होगी। जब भी हमें पेमेंट चाहिए हम उसको बिल देंगे और फिर पैसा लेंगे। तो अब हम बिल देने की एंट्री कर रहे हैं। बिल देने की एंट्री सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड की जाएगी। मान लीजिए 1 अक्टूबर को हमने बिल दे दिया, ठीक है। दिस इज़ बिल नंबर, मिस्टर विनय को हमने बिल दिया इस चालान के बदले में। चालान नंबर लेना ना भूलें। चालान नंबर सेलेक्ट करेंगे आप, जैसे हम सेव करेंगे ऑटोमेटिक आइटम का नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आ जाएगा। i3 CPU का हमने 38 पीस का बिल दिया। अब जब हम बिल दे रहे हैं तो यूज़ करना होगा बिल वाइज डिटेल। क्या यूज़ करना होगा, बिल वाइज डिटेल। न्यू रेफरेंस 38 पीस का 3,80,000 रुपये का हम उसको बिल दे रहे हैं, ठीक है। तो अब जब आप चेक करेंगे प्रॉफिट लॉस के अंदर, तो यहाँ पे सेल्स बिल टू मेक से हटके कहाँ पे शो हो चुका है, अभी सेल्स में जा चुका है। सेल्स बिल टू मेक मतलब कि अब हमें सेल्स का बिल देना बाकी नहीं है, बिल हम दे चुके हैं। इसलिए अब यहाँ पे डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ
इन्वेंट्री में सेल्स बिल पेंडिंग में नहीं शो करेगा कोई भी अमाउंट, अब यहाँ पे शो करेगा कि हमें पैसा लेना बाकी है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और आउटस्टैंडिंग में शो करेगा कि हमें बैलेंस उस पार्टी से विनय से रिसीव करना बाकी है 3,80,000 रुपये। ठीक है, 3,80,000 रुपये। तो अब हम इसे 3,80,000 रुपये रिसीव करेंगे, फिर हम कमीशन की पेमेंट करेंगे। ठीक है, F6 दो तरीका, या तो आप उससे कमीशन काट करके अमाउंट रिसीव कर ले, या फिर पूरा अमाउंट रिसीव करके फिर कमीशन ड्यू करके कमीशन को बाद में पे करें। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली ही जैसे 3,80,000 रुपये हमें उससे लेना है, 10% कमीशन उन्होंने काट लिए, फिर बाकी पेमेंट हमें कर दिया, तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, ज़रा देखते हैं। F6 मिस्टर विनय क्रेडिट 3,80,000 रुपये, क्योंकि बैलेंस पूरा क्लियर हो गया। 2 अक्टूबर को इस तरीके से हुआ। अगेंस्ट डिफरेंस पूरा बैलेंस क्लियर करना है और यहाँ पे दिखाना है कमीशन ऑन सेल, दिस इज़ आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। 10% दिखाना है 3,80,000 का, मतलब कि 38,000 रुपये। ठीक है, बाकी बचा हमारे पास कैश आ गया, चाहे बैंक में आ गया 3,42। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन तो ये है कि हमारे पास पैसा आया, कमीशन काट करके हमें मिल गया, बैलेंस जीरो हो गया। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसा होता है ज़्यादातर, कि हमने पेमेंट उससे सारा रिसीव कर लिया और हमने उनको बोला कि कमीशन आपको बाद में मिलेगा या नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, जब तक के लिए हमें कमीशन को ड्यू कर देना है। तो करना यह है, देखिए अभी तो बैलेंस पार्टी का जीरो हो चुका है। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग में जाइए, आप लेजर में चेक कीजिए, बैलेंस पार्टी का जीरो हो चुका है। लेकिन मैं इस एंट्री को डिलीट कर रहा हूँ। कहाँ पे गया डिलीट करने के लिए? डिस्प्ले पे और डे बुक पे हमने एंट्री को ओपन किया, F2 प्लस उसके डेट को हटा दिया, Alt+D डिलीट कर दिया हमने एंट्री को। ठीक है, अब देखिए फिर से डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग में अब पार्टी का बैलेंस फिर से रीजनरेट हो चुका है, क्योंकि हमने एंट्री को डिलीट कर दिया। अब क्या, जैसे मैंने पार्टी से पूरा पैसा रिसीव कर लिया 2 अक्टूबर को। ठीक है, पार्टी क्रेडिट मिस्टर विनय 380 380 और कैश या फिर बैंक हो गया डेबिट, 3,80,000 मेरे पास आ गया। अब हमने ये शो कर दिया कि हमें उसको कमीशन देना बाकी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक जनरल वाउचर में ड्यू की एंट्री करनी है। ठीक है, क्या करेंगे? कमीशन ऑन सेल डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारे लिए खर्चा है, जितना हमें कमीशन देना बाकी है, और फिर मिस्टर विनय विल बी क्रेडिट। ठीक है, 38,000 रुपये न्यू रेफरेंस में, क्योंकि हमें ये पे करना बाकी है। अब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस शीट में भी आप देख सकते हैं कि हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है, हालांकि सैंडरी क्रेडिटर नहीं बल्कि वो डेटर है, इसलिए डेटर का बैलेंस माइनस में आएगा। डेटर से पैसा लेना होता है, लेकिन अभी हमें लेना नहीं, उसको उल्टा हमें देना है, तो डेटर बैलेंस माइनस में है। यूँ कह लें कि जब भी किसी पार्टी का बैलेंस डेबिट में हो तो लेना है, और पार्टी का बैलेंस हो क्रेडिट में तो हमें देना है। इस पे एंटर करके आप देख सकते हैं कि पार्टी का बैलेंस किस साइड है? क्रेडिट साइड है मिस्टर विनय का। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग में कि अब उस पार्टी को पेमेंट हमें देना है 38,000 क्रेडिट। ठीक है, तो अब हम इसकी पेमेंट कर सकते हैं 38,000 रुपये की। ठीक है, 31 अक्टूबर को हमने पार्टी को पार्टी अकाउंट डेबिट, जब भी हमने पेमेंट किया तो इस तरीके से हमने पेमेंट कर दिया, पार्टी डेबिट बैंक से पे कर दिया, बैंक क्रेडिट चेक के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पेमेंट कर दिया। तो आपने देखा इस तरीके से हमने क्या किया, कंसाइनमेंट बेसिस पे किसी पर्सन को हमने गुड्स डिलीवर किया, कमीशन पे किया और गुड्स हमने सेल करा लिया। ठीक है, तो एक और छोटा सा छोटी सी ट्रांजेक्शन मैंने ऐड कर दिया आपके एग्जाम्पल के अंदर आज की क्लास में, दैट इज़ स्टॉक ट्रांसफ़र। ठीक है, अभी हमारे पास जो स्टॉक है, आप यहाँ से टैली में चलिए, देखते हैं स्टॉक समरी में ये सारे जो स्टॉक्स है, ये सब का सारा स्टॉक मेन लोकेशन में अवेलेबल है। मान लीजिए हम अपने मेन लोकेशन से किसी दूसरे गोडाउन में स्टॉक को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, हालांकि इससे पहले आपने स्टॉक ट्रांसफ़र सीखा था जब सेकंड क्लास में मैंने परचेज और सेल बताया था आप सभी को, तो लेकिन फिर से हम करेंगे स्टॉक ट्रांसफ़र। तो कैसे करेंगे ज़रा देखते हैं। अभी हमारे पास जो स्टॉक है, ये सारा स्टॉक मेन लोकेशन में, मेन लोकेशन से मैं मान लीजिए प्रेम नगर में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे देखते हैं एक बार। दो तरीका ट्रांसफ़र करने का, एक सिंपल स्टॉक जनरल वाउचर, दूसरा स्टॉक जनरल में ही क्लास बना करके। ठीक है, पहले सिंपल बताता हूँ। वाउचर में चलिए Alt+F7, स्टॉक जनरल लेना है आपको, जिस डेट को ट्रांसफ़र करना है वो डेट लिखिए 1 नवंबर। नेम ऑफ आइटम क्या ट्रांसफ़र किया, मान लीजिए मैंने CPU ट्रांसफ़र किया है 22 पीस है, इसमें से मैं 4 पीस ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ मेन लोकेशन से। कितने पीस? 4 पीस ट्रांसफ़र किया। ठीक है, और कोई मटेरियल है तो वो भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने मान लीजिए कैबिनेट ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, 20 पीस ट्रांसफ़र किया है मेन लोकेशन से। अब ये दोनों आइटम हैं, यहाँ से कहाँ गया? मेन लोकेशन से प्रेम नगर में गया, तो यहाँ पे आकर के आपको दोबारा से क्या लेना है? i3 CPU
ठीक है। यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है आपको, प्रेम नगर। देखिए यहाँ वो गोडाउन सेलेक्ट करना होता है जहाँ से आपने ट्रांसफ़र किया, और यहाँ पर वो गोडाउन सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपने ट्रांसफ़र किया। ठीक है, लिखा भी है सोर्स एंड डेस्टिनेशन। Alt+C प्रेस करके आपको यहाँ पे क्रिएट करना है प्रेम नगर, या उस जगह का नाम जहाँ पे आप उसको पहुँचा रहे हैं या भेज रहे हैं। ठीक है, हमने लिखा कि 4 पीस CPU ट्रांसफ़र हुआ है। एडिशनल एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं शो करना हमें। इंटेक्स का कैबिनेट ट्रांसफ़र किया है, अगेन प्रेम नगर में गया है, कितने पीस, 20 पीसेस। ठीक है, तो हमने सेव कर दिया। इससे पहले वो 22 पीस और 40 पीस था मेन लोकेशन के अंदर। अब चेक करते हैं यहाँ पे स्टॉक समरी के अंदर Alt+F1 प्रेस कीजिए, तो यहाँ पे लिखा रहा है कि i3 CPU जो पहले सिर्फ मेन लोकेशन में था, अब मेन लोकेशन में 18 और प्रेम नगर में 4 पीस है। ऐसे ही अगर आप इंटेक्स कैबिनेट देखते हैं तो मेन लोकेशन में 20 और प्रेम नगर में 20 है। ये हमने ट्रांसफ़र की एंट्री की है। ठीक है, एक और तरीका है ट्रांसफ़र की एंट्री को रिकॉर्ड करने का, ट्रांसफ़र क्लास बना करके। वो ट्रांसफ़र क्लास कैसे बनता है ज़रा देखते हैं। अकाउंट्स इन्फो पे जाना है, वाउचर टाइप्स पे जाना है, ऑल्टर करना है आपको वाउचर को, स्टॉक जर्नल वाउचर को ऑल्टर करना है। यहाँ पे आपको लास्ट में आकर के नेम ऑफ क्लास में लिखना है ट्रांसफ़र क्लास। ठीक है, कुछ और भी लिख सकते हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे यूज़ क्लास फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र के ऑप्शन को यस करना है, देन आप इसे सेव कर देंगे। अब चलेंगे वाउचर के अंदर, Alt+F7 प्रेस करेंगे तो पूछेगा आपसे कि असेंबलिंग करना है कि स्टॉक जर्नल। हम लेंगे स्टॉक जर्नल। फिर हमसे पूछेगा कि ट्रांसफ़र क्लास यूज़ करना है कि नहीं करना है। हमने कहा बिल्कुल यूज़ करना है। अब आप देखेंगे वाउचर की फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो हमने लास्ट एंट्री की थी ट्रांसफ़र की, इसमें आपने देखा कि सेम 2 आइटम यहाँ पे लिखा, सेम 2 आइटम यहाँ पे लिखा, सेम क्वांटिटी, सेम रेट, सेम अमाउंट, बस फ़र्क गोडाउन का था। ठीक है, अभी तो 2 आइटम था, अगर 20 आइटम होते तो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता, सारे आइटम्स को इधर दिखाना फिर इस साइड दिखाना। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ एक तरफ दिखा दे, दूसरी तरफ ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफ़र के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसफ़र क्लास। तो फिर से एंट्री करते हैं, वाउचर में ही जाएंगे, Alt+F7 करेंगे, स्टॉक जर्नल लेंगे, फिर ट्रांसफ़र क्लास लेंगे। अब आप देखेंगे कि वाउचर का फॉर्मेट चेंज हो चुका है। डेस्टिनेशन में दिखाना है कि कहाँ भेजा, फिर दिखाना है कि क्या भेजा। ठीक है, फिर मैं 2 पीस और ट्रांसफ़र करता हूँ मेन लोकेशन से ही। 2 पीस CPU हमने ट्रांसफ़र किया और 5 पीस हमने कैबिनेट ट्रांसफ़र कर दिया मेन लोकेशन से। ये 2 और 5 कहाँ चला जाएगा, प्रेम नगर में। ठीक है, फिर जब आप चेक करेंगे स्टॉक समरी के अंदर तो अब आप देखेंगे कि स्टॉक i3 CPU अब मेन लोकेशन में 16, प्रेम नगर में 6, कैबिनेट जो है मेन लोकेशन में 15 और प्रेम नगर में 25 है। तो इस तरीके से आप स्टॉक की ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था आपका स्टॉक ट्रांसफ़र। अब लास्ट टॉपिक जो आज का है दैट इज़ व्हाट, फिजिकल स्टॉक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिजिकल स्टॉक हम किस लिए यूज़ करते हैं, स्टॉक की वेरिफिकेशन के लिए। देखिए आपने बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिए। अभी हमारा स्टॉक समरी ये डिस्प्ले कर रहा है कि इतना स्टॉक हमारे पास है। ठीक है, ये तो टैली डिस्प्ले कर रहा है कि स्टॉक हमारे पास इतना है। क्या सच में स्टॉक इतना हमारे फिजिकल गोडाउन के अंदर है? गोडाउन में हमने स्टोर कीपर से स्टॉक की गिनती कराई तो वहाँ पता चला कि स्टॉक में डिफरेंसेस हैं, कुछ स्टॉक ज़्यादा है तो कुछ स्टॉक कम है। सही मायने में रियलिटी वो है जो एक्चुअली गोडाउन में शो कर रहा है। हालांकि मान लीजिए हमने सारी एंट्री सही की है, बिल्कुल हम 100% श्योर है कि हमने सारी एंट्री सही की, हमने कोई भी गलती नहीं की एज अकाउंटेंट, लेकिन फिर भी सही वही माना जाएगा जो गोडाउन के अंदर डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली तो वही है। टैली कोई फिजिकल नहीं है, टैली सिर्फ फिजिकल है। तो फिजिकल जो हमारा स्टॉक है जो गोडाउन के अंदर है वो सही माना जाएगा। फिजिकल स्टॉक का मतलब वो जिस स्टॉक को आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो आंखों के सामने प्रेजेंट है, दैट इज़ फिजिकल स्टॉक। तो हमें क्या करना है, उस अब गोडाउन वाले स्टॉक को टैली के स्टॉक से मैच कर लेना है। क्लियर है? हो सकता है कि टैली में ज़्यादा हो सकता है कि टैली में कम हो, जितना भी है हमें क्या करना है, जो फिजिकल स्टॉक है उस स्टॉक से टैली में जो स्टॉक डिस्प्ले हो रहा है दोनों का हमें मैच करना है। मैच करने की एक एंट्री की जाएगी। एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हमें वाउचर यूज़ करना है। उस वाउचर का नाम है फिजिकल स्टॉक। लेकिन ध्यान रहे, जब स्टॉक में डिफरेंसेज आएगा तो हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे इस बात का पता लगाने कि स्टॉक में मिसमैच किस वजह से आ रहा है, तो वजह क्या है जिसकी वजह से हमारा स्टॉक मैच नहीं हो रहा। ठीक, बहुत सारी वजह को जानने की कोशिश करने के बाद जब हमें वजह का नहीं पता चलेगा कि स्टॉक हमारा मैच क्यों नहीं हो रहा है, तब हम एंट्री करेंगे फिजिकल स्टॉक में। लेकिन हमें अगर कारण पता चल जाता है कि हमारा स्टॉक चोरी होने की वजह से, चाहे टूटने, चाहे आग लगने की वजह से स्टॉक में डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो फिर हम उन कारणों को मेंशन करते हुए एंट्री करेंगे। क्लियर है? दोनों तरीका बताता हूँ, थोड़ा फास्ट जरा देखना। फिर से वाउचर के अंदर, यहाँ वाउचर में आने के बाद Alt+F10 प्रेस करना, फिजिकल स्टॉक। ठीक है,
बेसिकली ये एंट्री द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ज़्यादा की जाती है। 31 मार्च को हमने स्टॉक को मैच किया, फिर पता चला कि i3 CPU जो 22 पीस नहीं बल्कि ये 20 ही पीस है। एक्चुअली में मान लीजिए मेन लोकेशन जो यहाँ पे 16 नहीं बल्कि 14 ही है, तो यहाँ पे मेन लोकेशन लिया, यहाँ पे हमने जितना है उतना शो कर देना है। 14 पीस है गोडाउन में तो 14 यहाँ शो कर देना है, 2 पीस डिफरेंस था। क्लियर है, 2 पीस हमारा कम हो जाएगा, बस 2 पीस कम तो हो जाएगा, स्टॉक हमारा मैच हो गया। अब ये 2 पीस गया कहाँ बिल्कुल नहीं पता, ये हमारा 14 पीस हो गया। 2 पीस कहाँ गया नहीं पता, क्योंकि नहीं पता था हमें कारण, तभी हमने फिजिकल स्टॉक में एंट्री की। अगर हमें कारण पता होता तो फिर हम एंट्री फिजिकल स्टॉक में नहीं करते, फिर हम जनरल वाउचर में एंट्री करते। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल, अब जैसे स्टॉक हमारे पास कितना है, ये मेन लोकेशन में 14 पीस है। अभी हमारा प्रॉफिट लॉस क्या कह रहा है, ये 30,475 कह रहा है। देखिए 2 पीस स्टॉक के कम होने की वजह से हमारा प्रॉफिट ज़रूर कम हुआ है, लेकिन इस पूरे प्रॉफिट लॉस में कहीं पर आपको कारण नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने कारणों को मेंशन ही नहीं किया। अब मुझे पता है कि जो 2 पीस हमारा लॉस हुआ है, लॉस होने का जो कारण है या कम होने का जो कारण है वो टूट गया या चोरी हो गया, आग लगी, डैमेज हो गया, उन कारणों को मेंशन करना है। स्टॉक में चेक कर लेते हैं 2 पीस। मान लीजिए हमारे स्टॉक क्या है, CPU 6,078 रुपये 13 पैसे का है, ठीक है। 2 पीस फिर कम हो गया मेन लोकेशन में। अब मुझे पता है कि कम किस लिए हुआ है, चोरी हो गया, तो फिर हम जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे। इसकी क्या करेंगे, Alt+C करके एक लेजर बनाएंगे, लॉस बाई थेफ्ट। अगर चोरी हो गया तो, आग लग गई तो फायर लिख दीजिए, टूट गया ब्रेकेज डैमेज लिख दीजिए। है ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। 2 पीस की वैल्यू, 1 पीस हमारा कितना था देखते हैं, 6,078 रुपये 13 पैसे, 6,078 रुपये 13 पैसे, ठीक है। लॉस बाई थेफ्ट, Alt+C से कैलकुलेटर ओपन होता है, Ctrl+N से भी होता है। Alt+C से जब मैं कैलकुलेटर को ओपन करूँगा, फिर यहाँ पे लिखूँगा 6,078 रुपये 13 पैसे मल्टीप्लाई बाई 2। जैसे मैं मल्टीप्लाई करके एंटर करूँगा, जो भी फाइनल अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चला जाएगा, अगर आप Alt+C से कैलकुलेटर को ओपन करते हैं तो। और अगर Ctrl+N से करते हैं तो फाइनल अमाउंट यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। इसमें से देख करके फिर एस्केप करके यहाँ पे डालना होता है। एंटर किया, अमाउंट आ गया। क्रेडिट में लिखा हमने परचेज अकाउंट क्रेडिट। वैल्यू कम करना हमें क्या, i3 CPU हाउ मच 2 पीसेस, मेन लोकेशन से 2 पीस कम हो गया। क्लियर है, और फिर हमें सेव कर देना है। इससे क्या होगा, हमारा स्टॉक तो कम हो ही जाएगा, जो हमारा 14 था वो घट के कितना हो जाएगा 12 पीस। और जब आप प्रॉफिट लॉस को देखेंगे, आपका प्रॉफिट भी कम हो चुका है, और इस प्रॉफिट को कम होने का कारण भी शो कर रहा है कि लॉस हुआ था चोरी की वजह से 12,156 रुपये 26 पैसे का। तो इस तरीके से हमने फिजिकल स्टॉक और लॉस बाई थेफ्ट की एंट्री की, ठीक है। उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी को समझ आई होगी। इन सारे टॉपिक्स को आज हमने सीखा है, दैट इज़ एडिशनल कॉस्ट, बॉम्ब, कंसाइनमेंट, फिजिकल स्टॉक, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, स्टॉक ट्रांसफ़र। अगर कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो किसी भी टाइप्स का, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। वीडियोज़ को लाइक